हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की नेक्स्ट वीडियो पोषक पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लगभग हर एक एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि पोषक पदार्थ जिसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ये है क्या चीज़। तो जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं और इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में भी। तो ये रासायनिक तत्व होते हैं ना, इन्हीं को ही हम पोषक तत्व कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन में उपस्थित वे अदृश्य घटक हैं। अदृश्य यानी कि जो दिखते नहीं हैं, जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए होती है। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, जैसे कि हम कुछ भी खाते हैं, मान लो चावल या फिर दाल, किसी का भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो यानी कि मान लो चावल या दाल खा रहे हैं, तो जो हमारा शरीर है ना, उसको ये नहीं पता कि हम क्या खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं कि दाल खा रहे हैं। उसको मतलब है उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनसे, यानी कि हम जो चावल खा रहे हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, वसा कितना है, प्रोटीन कितना है। तो हमारे शरीर को बस इससे मतलब है, हम क्या खा रहे हैं उसको नहीं पता। उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं हमारे शरीर को, उससे मतलब है कि जो पोषक पदार्थ हैं वो किस लिए ज़रूरी हैं। तो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। हमको इसी से एनर्जी मिलती है। तो देखिए, जो पोषक पदार्थ हैं इन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। पहला, ऊर्जा प्रदान करने वाले। तो ऊर्जा प्रदान करने वाले जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, वसा यानी कि फैट। दूसरे पोषक पदार्थ हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे कि प्रोटीन है, जल है। कुछ पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं, जैसे कि विटामिन है, खनिज है। तो ये सभी पोषक पदार्थ हैं जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। तो मानव शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज लवण है और जल है। तो इनके बारे में एक एक करके अभी हम आगे पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट, तो हमारे भोजन का जो अधिकांश पोषक तत्व होता है वो कार्बोहाइड्रेट ही होता है। ज़्यादातर हम जो कुछ भी खाते हैं उसमें 55 से 60% तक कार्बोहाइड्रेट ही होता है। उसके बाद है वसा। वसा यानी कि फैट। ज़्यादातर जो तलीय पदार्थ होते हैं उनमें हमें वसा मिलता है। उसके बाद है प्रोटीन। तो दालें, सोयाबीन, मांस, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद है विटामिन। विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करता है। उसके बाद है खनिज लवण यानी कि मिनरल्स, जैसे कैल्शियम हो गया, आयरन हो गया। ये क्या है? तो ये खनिज लवण हैं। उसके बाद है जल यानी कि वाटर। इसके बारे में आप जानते होंगे कि जल हमारे शरीर के कुल भार का लगभग 65 से 70% तक जो भाग होता है वो जल से ही बना होता है। तो वो जल के द्वारा ही निर्मित होता है। तो एक एक करके सभी पोषक तत्वों के बारे में अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जैसा इसका नाम है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या है? कार्बो यानी कि कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1-2-1 के अनुपात से मिलकर बना है यौगिक। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका अनुपात कितना होता है? कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो 1-2-1 के अनुपात में ये मिला होता है। तो इसका मुख्य कार्य क्या होता है? किसका? कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और इसकी मात्रा आहार में सबसे ज़्यादा होती है। वो मैंने आपको बताया है ना, जो हम भोजन करते हैं तो हमारे भोजन में लगभग 55 से लेकर 60% तक जो हमें ऊर्जा मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। तो जो हम रोजाना भोजन करते हैं तो उसमें 55 से लेकर 65% तक हमें कौन सा पोषक तत्व मिलता है? तो कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे भोजन का सबसे अधिक हिस्सा कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा हमें मिलती है? तो अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाएंगे ना, तो हमें कितनी ऊर्जा मिलेगी? तो 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट के स्रोत कौन कौन से हैं, यानी कि सोर्सेस जो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है वो किन किन चीज़ों से मिलती है?
तो सभी अनाज हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, जौ हो गया, मक्का हो गया, चावल हो गया और उसी के साथ शहद हो गया। आलू है, केला है, अमरूद है, गुड़ है, गन्ना है, शकरकंद है। तो इन सभी से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसे शर्करा भी कहते हैं, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो जब भी हम भोजन करते हैं तो भोजन में हमें जो मिठास आती है, जो हमें मीठा लगता है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट के कारण ही लगता है। तो हमें अगर पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, तो जब भी उसमें मिठास होगी तो वो ज़्यादातर उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही। तो जैसे चावल है, चावल खाने में आप कहेंगे ये तो मीठा नहीं लगता है, पर उसमें भी शुगर होती है। तो जिस चीज़ में शुगर होगी उसमें कार्बोहाइड्रेट होगा ही। तो इसीलिए इसे शर्करा भी कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड्स, दूसरा है डाइसैकेराइड्स और तीसरा है पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनो, डाई और पॉली। तो मोनो का मतलब क्या होता है? एक। डाई का मतलब क्या होता है? दो। और पॉली का मतलब क्या होता है? दो से अधिक। तो इसमें हम देखेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट है ना, इसके तीन टाइप्स होते हैं। तो पहले हम पहली टाइप के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रकार है मोनोसैकेराइड्स। तो यह एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है, इसीलिए इसका नाम है मोनोसैकेराइड्स। यह सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है और पाचन की क्रिया में इन्हें अंतिम रूप में प्राप्त किया जाता है। तो जब भी पाचन होगा तो पाचन में जो भी हम खाते हैं वो काफ़ी जटिल अवस्था में होता है। तो पाचन की प्रक्रिया में क्या होता है, उसे तोड़कर सरल अवस्था में उसका पाचन होता है। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसका पाचन करने के लिए जटिल अवस्था से उसे सरल अवस्था में लाया जाता है। तो जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, ये क्या हैं? ये मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। तो ग्लूकोज से हमें तुरंत ऊर्जा मिलती है। इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो इसीलिए ये सरल कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं का बना होता है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। तो C6H12O6 से इसका फॉर्मूला है। और शरीर का ईंधन भी इसे कहा जाता है। किसको? ग्लूकोज को। वैसे तो कार्बोहाइड्रेट को ही शरीर का ईंधन कहा जाता है। तो जो ग्लूकोज है ये क्या करता है? तुरंत हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इसीलिए आप देखते हैं ना कि जब भी कोई बीमार व्यक्ति होता है उसको तुरंत क्या करते हैं? ग्लूकोज चढ़ा देते हैं, ताकि उनको तुरंत एनर्जी मिल सके। और जब भी आप देखते हैं कि कोई रनिंग कर रहा है, दौड़ते दौड़ते थक जाता है, तो उसे क्या करते हैं? तुरंत उसे ग्लूकोज पिला देते हैं। तो ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत उसके शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, क्योंकि ये एक ही प्रकार के कार्बन अणुओं से मिलकर बना होता है। इसमें कोई जटिल अवस्था देखने को नहीं मिलती। इसको शरीर क्या करता है? तुरंत पचा लेता है, जिसके कारण इससे हमें इंस्टेंट एनर्जी यानी कि तुरंत ऊर्जा मिलती है। तो ग्लूकोज देख लिया आपने कि मोनोसैकेराइड्स के क्या क्या उदाहरण हैं? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। तो अब हम देखते हैं फ्रक्टोज, जो कि दूसरे नंबर पर आता है। इसे फ्रुक्टोज भी कहते हैं। तो दुनिया की सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है फ्रक्टोज। जो फलों का मीठापन होता है ना, वो किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण ही होता है, फलों का मीठा होना। जब आप आम खाते हैं तो चीनी की चाशनी में उसे डुबोते नहीं हो ना, उसमें नेचुरल मीठापन होता है ना, तो वो किसके कारण होता है? फ्रक्टोज के कारण ही होता है। और इसे शहद की शर्करा भी कहा जाता है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि शहद में कौन सी शर्करा मिलती है? तो फ्रक्टोज मिलती है, याद रखिएगा। बहुत बार एग्जाम में रिपीट भी हुआ है। उसके बाद है गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज आमतौर पर प्रकृति में अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। आगे हम देखेंगे डाइसैकेराइड्स, जिससे हम देखेंगे तो ग्लूकोज है ये, गैलेक्टोज के साथ मिलकर इलेक्ट्रोज बनाता है, तो जो कि दूध में पाया जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो जो गैलेक्टोज है ना, ये अन्य शर्कराओं के साथ मिलकर पाया जाता है। जैसे डेयरी उत्पाद है, दूध, मक्खन, क्रीम, आइसक्रीम, ये सब क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोज के रूप में गैलेक्टोज के सबसे अच्छे खाद्य पदार्थ होते हैं। तो इलेक्ट्रोज के क्या है, इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डाइसैकेराइड्स और तीसरा पॉलीसैकेराइड्स। तो मोनोसैकेराइड्स में हमने पढ़ा कि एक ही प्रकार के कार्बन के अणुओं से बना होता है। इसके उदाहरण में हमने देखे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। तो अब हम मोनोसैकेराइड्स के बाद डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसके नाम से ही क्लियर है, डाई का मतलब क्या होता है? दो। तो जब दो मोनोसैकेराइड्स जुड़ते हैं तब यह एक अणु बनाता है, जिसे डाइसैकेराइड्स कहा जाता है।
तो मोनोसैकेराइड्स में हमने पढ़ा कि वो एक ही कार्बन के अणु से मिलकर बना होता है। उनकी संरचना काफ़ी सरल होती है, जिसके कारण उन्हें हमारा शरीर आसानी से पचा लेता है। तो ये है डाइसैकेराइड्स। तो इसमें क्या होता है कि दो मोनोसैकेराइड्स आपस में मिलकर एक डाइसैकेराइड्स बनाते हैं। जैसे ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड्स है, और फ्रक्टोज क्या है, ये भी मोनोसैकेराइड्स है। पर इसमें क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और क्या बनाएंगे, तो डाइसैकेराइड्स बनाएंगे। जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलकर क्या बनाते हैं, सुक्रोज बनाते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, तो सुक्रोज बनाते हैं। और ग्लूकोज ये आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो ग्लूकोज आपको तीनों में देखने को मिलेगा। ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनाता है, और ग्लूकोज गैलेक्टोज से मिलकर लैक्टोज बनाता है। पहले हम देखते हैं सुक्रोज। तो सुक्रोज को गन्ने और गुड़ की शर्करा भी कहा जाता है। तो गन्ने और गुड़ में जो शर्करा होती है उसे क्या कहते हैं, सुक्रोज। और सुक्रोज ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। तो जो टेबल शुगर होती है, यानी कि चीनी जो होती है, वो भी सुक्रोज से ही बनी होती है। तो गन्ना, गुड़ और शुगर, इनमें कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो सुक्रोज। सुक्रोज के बाद देखते हैं हम माल्टोज। तो माल्टोज हमने देखा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज आपस में मिलकर माल्टोज बनाते हैं। तो ये शर्करा हमें किस में देखने को मिलती है, तो जो ज्वार होता है, मक्का होता है, गेहूं होता है, और अंकुरित अनाज की शर्करा, इसे कहा जाता है। और जो शराब में पाई जाती है ना, वो शर्करा भी माल्टोज ही होती है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया है कई बार कि शराब में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है, तो माल्टोज। उसके बाद है लैक्टोज। जो लैक्टोज दूध में पाया जाता है ना, तो जो भी उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सभी उदाहरण एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही पूरे टॉपिक को कवर किया है। तो जो भी उदाहरण है ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लैक्टोज किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है। तो हमने मोनोसैकेराइड देख लिया, डाइसैकेराइड देख लिया। अब देखते हैं हम पॉलीसैकेराइड। तो जो पॉलीसैकेराइड है, इसके नाम से ही क्लियर है ना, दो से अधिक। तो ये सबसे जटिल शर्करा है। इसके निर्माण में दो या दो से अधिक मोनोसैकेराइड भाग लेते हैं, और ये भोजन को संचित करने का कार्य करता है। तो पॉलीसैकेराइड क्या करता है, भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है, जैसे कि स्टार्च। तो स्टार्च पौधों में पाया जाने वाला सबसे आम खाद्य भंडारण पॉलीसैकेराइड है, याद रखिएगा। स्टार्च किस में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। और आलू में भी स्टार्च होता है, तो इसके साथ ये भी याद रखिएगा, आलू में भी स्टार्च होता है। कैप्सूल के बाहर का जो खोल होता है, वो भी स्टार्च का ही बना होता है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि जो कैप्सूल होता है, उसके जो बाहर का खोल होता है, वो किसका बना होता है, तो वो स्टार्च का ही बना होता है। उसके बाद है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज पौधों में पाया जाने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पॉलीसैकेराइड्स है। तो ये सब पॉलीसैकेराइड्स के ही एग्जाम्पल हैं, स्टार्च, सेल्यूलोज। उसके बाद है ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जानवरों में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों में संग्रहित होता है। यकृत माने आप जानते ही होंगे, लीवर। और जानवरों में ऊर्जा आरक्षित के रूप में कार्य करता है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा उदाहरण है काइटिन। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है ना, वो काइटिन की ही बनी होती है। तो काइटिन एक नाइट्रोजन युक्त कार्बोहाइड्रेट है, जो मुख्य रूप से कवक में पाया जाता है। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन नामक यौगिक से बनी होती है। तो यहाँ पर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम आगे देखेंगे वसा के बारे में।